साथियों नमस्कार, मैं उपेन यादव, आप सबका एक बार फिर फेसबुक लाइव प्रोग्राम में स्वागत है। साथियों पिछले मैं 2 दिन से जयपुर से बाहर हूँ, दिल्ली था, कल हरियाणा था और देर रात मैं दिल्ली पहुंच गया था और अब मैं रास्ते में हूँ जयपुर की तरफ, मैं वापस लौट रहा हूँ। साथियों ये लाइव बड़ा महत्वपूर्ण है, काफी युवा लगातार इंतजार कर रहे थे क्योंकि सबसे बड़ी बात है पिछले 4 दिन से मैं ट्विटर पर कोई भी ट्वीट नहीं कर पा रहा हूँ, यानी कि तकनीकी समस्या है इसमें। ट्विटर जो मेरी ट्वीट की जो प्रक्रिया जो बहाल होने में एक दिन 2 दिन कितना भी समय लग सकता है, यानी कि पता नहीं क्या हुआ, मुझे नहीं पता किस प्रकार से ट्विटर पर जो मेरे मैं ट्वीट नहीं कर पा रहा, एक तरह से अब उसको तकनीकी प्रॉब्लम बोलिए या किसी ने कोई उनका किसी का षड्यंत्र बोलिए, कुछ भी मान लीजिए आप, लेकिन कुल मिलाकर मैं ट्वीट नहीं कर पा रहा कि 8 लाख जो मेरा परिवार है उन तक मैं जो अपडेट जो चीजें मैं डालता था, जो भी हमारी रणनीति थी, वो नहीं पूछा पा रहा। लेकिन फेसबुक के माध्यम से मैं लगातार आप लोगों के बीच में रहूंगा, चर्चा करता रहूंगा हर अपडेट और जो भी आंदोलन की रणनीति या फिर सरकार से जो वार्ता होने वाली है और विभिन्न जो मुद्दे हैं, जो महत्वपूर्ण, जो हमारी जानकारी महत्वपूर्ण, जो आने वाले जो हमारी रणनीति, जो तमाम चीजें साझा मैं अब से मैं फेसबुक पेज पे ही मैं साझा करूंगा। जो तमाम यूट्यूबर है जो मेरे इस लाइव को यूट्यूब पे डालते हैं, जो तमाम लोगों तक मेरी बात पहुंचती है, वीडियो बाद में कुछ लोग छोटे छोटे हिस्से करके यूट्यूब चैनल पे डालते हैं, अधिकतर लोगों तक, लाखों लोगों तक ये मेरा वीडियो जाता है। उन सबसे मेरा निवेदन है कि जो 8 लाख से ज्यादा लोग, 8,06,000 के करीब लोग मेरे ट्विटर पे जुड़े हुए थे, वो लोग यूट्यूब पे कम आते हैं, फेसबुक पे कम आते हैं और वो अधिकतर ट्विटर पे ही वो अपडेट का इंतजार करते रहते हैं। वो काफी दिन से 4 दिन से सोच रहे हैं कि मैं ट्विटर पे क्यों नहीं आ रहा, तो उन लोगों तक मैसेज पूछा है कि वो सीधा मेरे फेसबुक पे ही जुड़े। जब तक तकनीकी समस्या का हल नहीं हो जाता ट्विटर के, जब तक मैं पता नहीं कितना समय लगे, हो सके पता नहीं वापस मैं ट्विटर पे लौटूं न लौटूं, बड़ा षड्यंत्र हो, लेकिन मैं फेसबुक और यूट्यूब पर मैं आपके बीच में रहूंगा। फिलहाल मैं फेसबुक पेज पर आप लोगों के बीच में हूँ। एक बड़ी अपडेट है कि थोड़ी देर में वनपाल भर्ती का परिणाम जारी हो जाएगा, यानी कि थोड़ी देर में वनपाल भर्ती का परिणाम जारी हो जाएगा। मैं आप लोगों को बता दूं, थोड़ी देर में वनपाल भर्ती का परिणाम जारी हो जाएगा। ये आप लोगों के लिए अच्छी अपडेट है। इसके अलावा एक चीज और है, मैं आपको और बता दूं, एक बार मैं इसको मेरी फेसबुक आईडी पे भी शेयर कर देता हूं। काफी लोग लाइव जुड़ेंगे, इंतजार कर रहे होंगे, उन तक की बात। मैं अभी रास्ते में हूं और काफी लोग प्रयोगशाला सहायक भर्ती 2018 के अभ्यर्थी इंतजार कर रहे हैं जयपुर में, उनसे भी मैं जाकर मुलाकात करूंगा। और ये लाइव आज का महत्वपूर्ण है क्योंकि मैं चर्चा करना चाह रहा हूं आप लोगों से, क्योंकि अभी मेरी आज सीएमओ में भी अधिकारियों से बात हुई थी कि जो गुजरात आंदोलन की जो मुख्यमंत्री प्रमुख सचिव साहब के साथ फाइनल मीटिंग है वो भी जल्द होगी, उसके लेकर चर्चा, आगे के आंदोलन रणनीति सबको लेकर मैं चर्चा करूंगा। साथियों एक चीज मैं आप लोगों को कह रहा था कि एक जो वीडियो भर्ती जो प्रोविजनल वीडियो भर्ती का प्रोविजनल परिणाम का जो इंतजार कर रहे हैं, थोड़ा बहुत कुछ अभ्यर्थियों का परिणाम की वजह से, हाँ, मैं आपको बता दूं, संभावना कल की है। यदि वो काम हो जाए तो आज भी हो जाए, कल की संभावना पूरी। अभी आपको बता दूं, चेयरमैन साहब से मैंने बात की थी, तो वीडियो भर्ती का जो प्रोविजनल परिणाम इसी वीक के लिए कहा था और कई लोग इंतजार, बहुत परेशान है, दुखी है। प्रोविजनल वाले वीडियो वाले जो अभ्यर्थी लगातार मुझे कॉल और मैसेज कर रहे हैं, मैं आपकी पीड़ा समझता हूँ। मैं अभी दिल्ली से जयपुर की तरफ लौट रहा हूँ, लेकिन मेरी बात हुई है तो वो कह रहे हैं कि आज की संभावना कम है, यदि हो गया तो रात तक हो जाएगा, लेकिन संभावना कम है। कल की संभावना ज्यादा बता रहा है कि वीडियो प्रोविजन का परिणाम कल जारी हो जाए। तो इस वीक के लिए कहा था, तो इंतजार करिए। मुझे वो कह रहे हैं कि कुछ कार्य बाकी है, इस वजह से तो वीडियो प्रोविजनल वालों के लिए ये है कि कल है। अब उन्होंने ये भी कहा साथ में संभावना उन्होंने कल पूरी बताई है, मैं संभावना की कल उन्होंने बताई पूरी संभावना है कि हम कल जारी कर देंगे 100%। लेकिन मान लीजिए कई बार कई टेक्निकल प्रॉब्लम आदि नहीं आ पाती है तो 1-2 दिन एक्स्ट्रा लग जाते हैं। 1-2 दिन का मतलब शनिवार संडे को कुछ होगा नहीं, फिर तो सोमवार मंगलवार को ही होगा। लेकिन संभावना कल की बहुत ज्यादा है कि आपका प्रोविजनल परिणाम कल जारी होने की बहुत ज्यादा संभावना ये वीडियो भर्ती के लिए है। एक चीज मैं और कह रहा था कि कल मैंने एक फेसबुक पे एक चीज डाली थी, सीनियर कंप्यूटर अनुदेशक भर्ती का परिणाम आज या कल तक जारी होने की संभावना। आज तो होगा नहीं जारी, ठीक है, कल की संभावना है। और क्योंकि मुझे पता था आज नहीं होगा, मैंने जानबूझकर वो डाला था आज के लिए कि आज और कल, क्योंकि मैं ये भी डाल सकता था कि शुक्रवार को या फिर अगले वीक में जारी होगा। अगले वीक में तो आपको पता है 100% जारी होगा, लेकिन
कॉपी पेस्ट लोगों को की सच्चाई आप लोगों के सामने लाने के लिए कि मैं करूंगा ट्वीट, वो जरूर कॉपी पेस्ट करेंगे। तो सीनियर कंप्यूटर अनुदेशक या बेसिक कंप्यूटर अनुदेशक के जो अभ्यर्थी है वो खुद खूब जानते हैं, वो उनको कोई ठग नहीं सकता, उनको कोई बेवकूफ नहीं बना सकता, वो मास्टरमाइंड है। लेकिन कई बार क्या होता है, गलतफहमियां कई लोगों को आ जाती है ना, जब वो अलग अलग फोटो डालते हैं, तो उनकी गलतफहमियां दूर करने के लिए कल मैंने जानबूझकर लिखा। आपको पता है 22 तारीख तक तो आपको पता है कि वो प्रोविजनल के अभ्यर्थियों को मौका दिया गया है 22 तक, तो यानी कि आज तक तो आज तो वैसे भी नहीं आना था। अब कल की संभावना, यदि कल सारी चीजें समस्या हल हो जाता, परिणाम तैयार हो जाता, तो कल जारी होने की संभावना है, गारंटी नहीं है, संभावना है। नहीं तो अन्य आने वाले वीक में 100% आपका सीनियर कंप्यूटर अनुदेशक भर्ती का परिणाम जारी हो जाएगा। मैं आपको बता दूं, कई लोग जानना चाह रहे हैं कि सीनियर कंप्यूटर अनुदेशक भर्ती का परिणाम कब जारी होगा। मैं बता दूं, कल, आज तो कुछ आज नहीं आएगा, कल की संभावना है 50-50% है कल की, 100% संभावना कल की नहीं है, 50-50 है। अगले वीक में 100% आपका आएगा। लेकिन वो जो मैंने जानबूझकर आज का कल का लिखा था, वो इसलिए कि मुझे पता था कि मैं लिखूंगा तो वो भी जरूर लिखेंगे, जो आपने देख लिया होगा। कॉफी पेस्ट स्थिति आपकी सामने स्पष्ट हो गई होगी, तो ये चीज आपकी स्थिति स्पष्ट हो गई है। एक चीज और मैं कह रहा था, वीडियो वाला आप लोगों को बता दिया, वनपाल का परिणाम अभी थोड़ी देर में जारी हो जाएगा। अब एक 82 नंबर वाला जो मामला था, 82 नंबर वाला जो मामला था, हाँ, एक 148 पदों पर 5 गुना अभ्यर्थियों को पास किया गया है ना, उसका वनपाल का, और वन रक्षक अगले महीने में आएगा। तो लैब असिस्टेंट के लिए, लैब असिस्टेंट और लाइब्रेरियन 2 भर्तियों के दस्तावेज सत्यापन, जो एब्सेंट अभ्यर्थियों के दस्तावेज सत्यापन कब होगा, मैंने एक वीडियो में पहले आप लोगों को बता दिया था। क्योंकि शिक्षा विभाग की जो अधिक कर्मचारी छुट्टी, जो मान लो 25 तारीख से बता रहे, 5 तारीख 6 तारीख से ही मुझे जो सूचना मिली है, जो मेरी बात हुई थी, मैं दिल्ली आया था, मैंने बात की थी कि शेड्यूल तो वो आज करें, आज तो मुश्किल लग रहा है, शेड्यूल कल जारी करते हैं, सोमवार मंगलवार कर दे, लेकिन आपको तारीख बताना जरूरी था। शेड्यूल जो आपके दस्तावेज सत्यापन का जो आदेश का जो शेड्यूल जो जारी होना है, कई लोग इंतजार कर रहे हैं कब होगा। हालांकि इसी वीक के लिए कहा था, संभावना कल की, कल आदेश जारी हो जाए, 1-2 दिन के लिए कहा था, मैंने भी ट्वीट करके आपको बताया था, जो अधिकारियों ने बताया मैंने आपको बताया। लेकिन महत्वपूर्ण है कब से शुरू होंगे, तो वो 6 तारीख से बता रहे, 6 जनवरी से प्रस्तावित है, 6 जनवरी से दस्तावेज सत्यापन प्रस्तावित है, जिसमें 2 भर्तियां है, और पीटीआई भर्ती का भी अधिकतर वो डेटा पहुंच चुका है। तो वो कोशिश कर रहे हैं कर्मचारी चयन बोर्ड, क्योंकि जो आदेश जारी क्यों नहीं कर पा रहे, आदेश तो कर देते दोनों के, लेकिन इसी कारण से कि वो कोशिश कर रहे हैं प्रयोगशाला सहायक के साथ, लाइब्रेरियन के साथ पीटीआई वाला भी होता है, तो एक साथ उनका भी एब्सेंट अभ्यर्थियों का भी दस्तावेज सत्यापन हो जाए, इसलिए थोड़ा सा देरी हो रही है। जो लोग कह रहे हैं कि यार हमारा एब्सेंट अभ्यर्थियों का दस्तावेज सत्यापन का शेड्यूल क्यों नहीं जारी हो रहा, क्यों नहीं हो रहा, तो थोड़ा सा बोर्ड और विभाग, जो शिक्षा विभाग है, शिक्षा संकुल, वो एक चीज देखते हैं कि एक ही भर्ती के लिए बार बार कर्मचारियों को लगाया जाए, तो वो तीनों भर्तियों के लिए एक साथ करना चाहते हैं। यदि पीटीआई भर्ती का सारी तैयारी नहीं हो पाती, तो दोनों करवा देंगे। तो ये जो शेड्यूल है एब्सेंट अभ्यर्थियों का, जो दस्तावेज सत्यापन, इसके लिए थोड़ा सा आप चिंतित मत हो। ये तो निश्चित है कि 6 तारीख से हो रहा, तो हाँ, मुझे पता है कि लेट हो गए, लेकिन हम प्रयास करेंगे जनवरी में ही आपका परिणाम जारी करवा दें। प्रयोगशाला सहायिका का, लाइब्रेरियन का परिणाम जनवरी में ही हम सब का प्रयास करके जारी करवा देंगे। और उसके बाद फटाफट आपकी ज्वाइनिंग के संबंध में, जब शिक्षा विभाग की 15 तारीख को मीटिंग हुई, तो मैंने बात रखी थी, कंप्यूटर अनुदेशक की बात रखी थी पहले, पीटीआई और आपके प्रयोगशाला सहायिक और लाइब्रेरियन, इनकी ज्वाइनिंग भी हम प्राथमिकता के साथ आप लोगों की करवाएंगे। वो मैं आपकी लोगों की पूरी मदद करूंगा, वो मेरी जिम्मेदारी है ना। अब सवाल उठ जाता है, और देख लेता हूँ मैं, मेरे क्या ट्विटर पर तो मैं आप लोगों के सवाल देख नहीं पा रहा। वनपाल का मैंने बोल दिया, बस यही है कि एक तो आप लोगों को मैसेज पहुंचाना है कि कई लोग जो ट्विटर पर मेरा इंतजार करते हैं, वो इंतजार आप ना करें और सीधा आप फेसबुक पेज पे जुड़िए। यही मैं फेसबुक पेज पे ही अधिकतर आपको अपडेट देता रहूंगा। अब महत्वपूर्ण एक चीज है जो निकल के आ रही है, एक चीज और बता दूं, फर्स्ट सेकंड ग्रेड की नई वैकेंसी की उस दिन सहमति बनी थी। मैं आपको बता दूं, शिक्षा विभाग में सेकंड ग्रेड की भर्ती की नई भर्ती आएगी 2023 में, इस बजट में घोषणा होगी। हमने मांग फर्स्ट ग्रेड के लिए की थी, हमने मांग नई थर्ड ग्रेड के लिए भी एक और वैकेंसी, क्योंकि ये एग्जाम होगी तब तक कई पद और रिक्त हो जाएंगे, आपको पता है रिटायर्ड होते रहते हैं, है ना। तो वो इसके अलावा पीटीआई, प्रयोगशाला सहायक,
और आपके पुस्तकालय अध्यक्ष और तमाम नई भर्तियों की बात करें, जो महत्वपूर्ण जो भर्ती है चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों की, जो 18,776 कितने पद बताए थे उन्होंने, ठीक है, और अन्य विभागों में हजारों पद है। तो डीओपी सेक्रेटरी से मीटिंग हुई थी, तो उसमें भी उन्होंने कहा था कि एमटीएस के माध्यम से, एमटीएस की तर्ज पर वो करवा रहे हैं, तो वो उसमें प्रोसेस है, इनकी बजट में बड़ी घोषणा हो सकती है जो मांग कर रहे हैं। साथियों, जो तमाम लोग लाइव देख रहे हैं, मैं आपको बता दूं, चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों की भर्ती पहली बार आएगी। जैसे कंप्यूटर अनुदेशक भर्ती पहली बार राजस्थान में आई, जिसके लिए हमने संघर्ष किया, और चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी भर्तियों की मांग को लेकर हम जो गुजरात आंदोलन की जो मांग पत्र था, उसमें भी महत्वपूर्ण ये मांग शामिल थी, और हम लगातार आवाज उठा रहे हैं कि चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों की भर्ती की विज्ञप्ति निकाली जाए, हम जो लगातार हम मांग कर रहे हैं। और जो चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी भर्ती के अलावा जो एलडीसी की बड़े पदों पे है, वो भी हम कोशिश कर रहे हैं। तो वो भर्ती, तमाम नई भर्तियां विभागों में रिक्त जो पद है, कोई सा विभाग हो, इस बजट में बड़े पदों पर आए, जो पहले वाली भर्तियां पूरी, उसके लिए लगातार हम संघर्ष कर रहे हैं। साथियों, एक चीज और मैं बता दूं कि जो पंचायती राज जयन भर्ती, कंप्यूटर अनुदेशक भर्ती में शिथिलता, कनिष्ठ अनुदेशक, मित्र ऑपरेटर, और जो तमाम और मुद्दे हैं जो अभ्यर्थी हैं जो जुड़े हुए हैं, आज ही मैंने मुख्यमंत्री जी के जॉइंट सेक्रेटरी साहब से बात की है। वो कह रहे हैं कि जल्द ही मुख्यमंत्री प्रमुख सचिव के साथ हमारे प्रतिनिधि मंडल की, जो 7 सदस्य प्रतिनिधि मंडल की वार्ता होगी, जल्द ही वो तिथि फिक्स होने वाली है, वो जल्दी हम लोगों को बता दिया जाएगा। जो तमाम लोग हैं जो सवाल पूछे कि हमारी कंप्यूटर अनुदेशक भर्ती में शिथिलता मिलेगी कि नहीं मिलेगी, क्योंकि पूरी कोशिश इन अभ्यर्थियों ने की है। तो राहुल गांधी जी से एक बार नहीं, 3-4 बार इनके अभ्यर्थियों ने, इनके साथियों ने मुलाकात की, बेहतरीन प्रयास इन लोगों ने किया। प्रयास आप लोगों ने देखा होगा, कोई प्रयास करने में मैंने भी कोई कसरत नहीं छोड़ी, गुजरात से लेकर लगातार प्रयास किया। इसके अलावा वो पंचायती राज जैन भर्ती के अभ्यर्थियों ने पूरा प्रयास किया, पूरी मेहनत की है। फिर आप मित्र ऑपरेटर वाले, वो भी पूरी, तीनों ग्रुप राहुल गांधी जी से मुलाकात करके आए थे, बात रखे थे, पूरा प्रयास ये भी कर रहे हैं। इसके अलावा कनिष्ठ अनुदेशक वाला जो मामला चल रहा है, वो भी है, और जो तमाम मांगों को लेकर अलग अलग विभागों, आपको पता है कि 5 एजुकेशन के अधिकारियों के साथ, यानी शिक्षा विभाग के अधिकारियों के साथ, यानी कि लगातार मीटिंग हो रही है। वो सारी चीजें फीडबैक ये सीएमओ तक जा रहे हैं, यानी कि मुख्यमंत्री जी के निर्देश पे ये मीटिंग हो रही है, यानी कि मुख्यमंत्री जी के निर्देश पे ये मीटिंग हो रही है। मीटिंग में जो ये मीटिंग हुई, इनमें से ये मुद्दे फाइनल टच होने, ये इसके अलावा मीटिंग होगी जो महत्वपूर्ण मीटिंग होगी, इस मीटिंग में ही जो निर्णय होगा कि कौन कौन से मामले हल होंगे, इसी मीटिंग में होंगे। तो जो तमाम लोग सवाल पूछते हैं सोशल मीडिया पे कि पंचायती राज जैन भर्ती का क्या हुआ, कंप्यूटर अनुदेशक शिथिलता का क्या हुआ, कनिष्ठ अनुदेशक क्या हुआ, मित्र ऑपरेटर्स का क्या हुआ, तो वो उनके सारे प्रतिनिधि इस मीटिंग में शामिल होंगे, और उस जो फैसला होगा सबके सामने होगा। हमने सबने मिलकर बेहतरीन प्रयास किया है और आगे भी करेंगे। यदि सरकार हमारा काम करती है तो हम स्वागत करेंगे, धन्यवाद देंगे। हमने देखो राहुल गांधी जी का कोई विरोध नहीं किया, अतिथि देवो भव हमने बोला और सरकार का सम्मान किया है। और यदि धोखा होता तो फिर सड़कों पर उतरेंगे, विरोध भी जारी रहेगा, आंदोलन भी करेंगे। लेकिन हमें पूर्ण विश्वास है कि मुख्यमंत्री जी ने आश्वासन दिया था, मुख्यमंत्री जी के विश्वास पर हम गुजरात से राजस्थान लौटे थे 38 दिन बाद, सब लोगों ने एक स्वर में मुख्यमंत्री जी पर विश्वास करके लौटे थे। साथियों, एक चीज और मैं बताना चाहूंगा कि कल राहुल गांधी जी से मुलाकात हुई, क्योंकि मैं हरियाणा आया हुआ था। हरियाणा में हमारे कई मित्र थे, हरियाणा में लोगों ने यह कहा कि अही रेजिमेंट्स के लिए मिल रहे थे, बोले आपको भी हम साथ लेके जाए, क्योंकि मैं दिल्ली आ रहा था, हरियाणा में दोस्त से मिलने आया था, तो उन्होंने कहा आपको चलना चाहिए। तो मैं राहुल गांधी जी से केवल उन साथियों के आग्रह पे मैं उनके साथ मिलने गया था, ज्ञापन देने गया। मुझे पता है हमारे अलग अलग भर्तियों के डेलीगेशन ने राहुल गांधी जी से मुलाकात की है, ज्ञापन दिया है। मेरा मानना यही है कि जब मुख्यमंत्री जी से गुजरात मिले हैं, मुख्यमंत्री जी के अधिकारियों से मीटिंग हो रही है, और जल्द मुख्यमंत्री जी प्रमुख सचिव से मीटिंग होगी और मुख्यमंत्री जी से भी हमारी मुलाकात होगी। तो जब मुख्यमंत्री जी से जब मैं विश्वास मुख्यमंत्री जी पे कर रहा हूँ, आप और हम विश्वास करके मुख्यमंत्री जी से गुजरात से वापस यहाँ लौटे हैं, तो जब तक मुख्यमंत्री जी से फाइनल मीटिंग नहीं हो जाए, मुख्यमंत्री प्रमुख सचिव साहब से मीटिंग नहीं हो जाए फाइनल, तो हम लोग उन पर अविश्वास नहीं व्यक्त कर सकते। इसलिए मैंने उचित नहीं समझा कि मैं भारत जोड़ो यात्रा में राजस्थान में आई, तो चलो ठीक है,
मुझे ट्रेस किया जा रहा था, मेरे मोबाइल ट्रेस हो रहे थे, रिकॉर्डिंग हो रही थी, जो सारी चीजें हो रही थी, मेरे फोन टेप हो रहे थे। तो मैं सारे मोबाइल छोड़ के बिना, क्योंकि मुझे कब पकड़ते, मेरे मोबाइल की लोकेशन से तो पकड़ते, मैं मोबाइल छोड़ता, बिना मोबाइल चला जाता, यात्रा में चला जाता, वहां जाके कोशिश कर लेते। जैसे आम लोग, कई लोग मिल रहे थे, बहुत लोग मुलाकात की, मैं भी जाके मिल लेता, लेकिन मुलाकात का कोई वो मायने नहीं होते, क्योंकि उस मुलाकात के इसलिए मायने नहीं होते। हालांकि आप सबने बात रखी, प्रयास किया, ज्ञापन आए हैं, आपका प्रयास बेहतरीन था, तमाम लोगों को मेरा सैल्यूट। लेकिन मुख्यमंत्री जी ये कहते कि आप मेरे कहने पे राजस्थान लौटे थे। मैं लगातार अधिकारियों से मैं मीटिंग करवा रहा हूँ, अलग अलग विभागों से आपकी मीटिंग हो रही है, मेरे प्रमुख सचिव से मीटिंग होगी, मुझसे भी होगी। तो मैंने ये उचित नहीं समझता कि मैं उन पर अविश्वास जता के वहां जाके कहता, शिकायत करता। जब मुख्यमंत्री जी मिल रहे हैं, सारी चीजें हो रही है, तो मैं इस मीटिंग का इंतजार कर रहा हूँ जो मुख्यमंत्री प्रमुख सचिव साहब के साथ होगी, और मुख्यमंत्री जी से भी हम मुलाकात करेंगे। इस समस्या को हल नहीं होता है तो उसके बाद हमें आगे की रणनीति बनाकर हाथ पार की लड़ाई लड़ेंगे। लेकिन फिलहाल मैंने ये निर्णय लिया था कि जब सरकार एक कदम वार्ता के लिए बढ़ा रही है, वार्ता करवा रही है, कई समस्याओं का हल हुआ भी है, और कई को वो कह रहे हैं हम करेंगे। जब वो वार्ता अलग अलग IAS अधिकारियों के साथ, हमारी जहाँ RAS अधिकारी, तमाम अधिकारी मौजूद होते हैं, हमारा प्रतिनिधि, अलग अलग भर्तियों सारे लोग मौजूद होते हैं, तो सरकार की सकारात्मक पहल है, तो हमें भी सकारात्मक पहल करनी चाहिए। इसलिए मैं भारत जोड़ो यात्रा में नहीं गया। हरियाणा में जब उन्होंने कहा, मैं गया, और पूर्ण विश्वास है मुख्यमंत्री से मुलाकात होगी तो कई मांगों का निस्तारण होगा। इसलिए मुख्यमंत्री जी हमारे अभिभावक है, उन पर पूरा विश्वास कर रहे हैं, और मैं नहीं, भूपेंद्र यादव नहीं, जो तमाम लोग प्रतिनिधि साथ, जो भर्तियों के प्रतिनिधि, वो खुद मुख्यमंत्री जी के विश्वास पे थे। अब दोबारा वार्ता में वही शामिल होंगे। उम्मीद, विश्वास मेरा नहीं, सबका विश्वास है। अब यह राज्य सरकार हमारे साथ धोखा करती है या मांगों को पूरा करके न्याय करती है, वो तो आने वाले भविष्य की गर्भ में छिपा है। उम्मीद करता हूँ सरकार, कांग्रेस सरकार ने जो वादा किया, मुख्यमंत्री जो विश्वास दिला, उसको खरा उतरेंगे। तो साथियों, मीटिंग अलग अलग विभागों हो चुकी है। अब मीटिंग के लिए आज मैं आपको बता दूं, उन्हें मैंने निवेदन किया था, उन्होंने कहा कि जल्द ही आपकी मीटिंग का समय दे दिया जाएगा, तो तमाम प्रतिनिधि, जो तमाम भर्तियों के लोग शामिल होंगे। पंचायती राज चयन भर्ती के जो अभ्यर्थी हैं, मैंने कई बार इनको ग्रुपों में अवगत करवा दिया, क्योंकि ये पहले बजट की घोषणा है, कनिष्ठ अनुदेशक पहले बजट की घोषणा है। जैसे जो 4 प्रमुख मुद्दे जो मैं आपको चर्चा करना चाहूंगा, कंप्यूटर अनुदेशक भर्ती में शिथिलता, यानी कि हम सरकार से मांग रहे हैं शिथिलता दो, निवेदन कर रहे हैं कि पेपर कठिन आया था, ये निवेदन कर रहे हैं, मांग रहे हैं, ठीक है। दूसरा, मित्र ऑपरेटर वाला, ये भी उनको न मानदेय मिला, वो चीजें, सारी चीजें हैं जो इन लोगों को कहा गया था आपको पूरा मानदेय दिया जाए, कई उनकी मांगे हैं। लेकिन जो कंप्यूटर, जो कनिष्ठ अनुदेशक है, पंचायत राज चयन भर्ती है, कई ऐसे मामले जो लिखित समझौता है, मंत्रियों को समझौता, कई समझौता है, और इनमें तो सरकार की घोषणा है, क्योंकि ये सरकार के द्वारा कहा गया हम करेंगे, तो इसके लिए तो जिद है और सरकार को करना पड़ेगा। तो कई जगह तो सरकार की जो बात कही है, सरकार ने वादा किया है, तो उसमें तो सरकार का कथनी और करनी मंत्र होता है। कई जगह हमें शिथिलन मांग रहे हैं तो हम निवेदन कर रहे हैं, तो दोनों कई चीजों मंत्र होता है। लेकिन ये मीटिंग महत्वपूर्ण होगी, पूरी ताकत के साथ। आपको पता है कि आपने देखा होगा कि इससे ज्यादा मेरे साथ क्या बुरा होगा, आप सोचिए। निर्दोष व्यक्ति 10 दिन में जेल में रहा, जिसमें FI में नाम नहीं, आपने देखा होगा, चालान में नाम नहीं, 10 दिन रहा। जहाँ नशेड़ी रहते थे उनके साथ मुझे रखा गया, चलो ठीक है, किया संघर्ष। फिर मेरा ट्विटर आपने देखो 4 दिन से बंद पड़ा है, क्या षड्यंत्र पता नहीं, वो हैक हो गया, क्या हो गया, देख ले स्थिति है। तो मैं हर चीज, हर गम, हर दर्द सहन करके फिर भी मैं लड़ रहा हूँ, फिर भी मैं लड़ रहा हूँ और लड़ूंगा। तो साथियों, इस लाइव के माध्यम से मैं आपको बताना यही चाह रहा था कि जो बोर्ड की जो सूचना सहायक भर्ती है, उसके लिए कह रहे थे, सूचना सहायक भर्ती के लिए मैं आपको बता दूं कि इसकी विज्ञप्ति चेयरमैन साहब सही है यार, मेरा भी मानना है। मैं यदि CM साहब से मुलाकात होगी तो मैं ये भी कहूंगा कि कम से कम इनके पास पूरा स्टाफ, कर्मचारी चयन बोर्ड के पास पूरा स्टाफ होना चाहिए, पूरा स्टाफ ही नहीं। अब एक चीज बताओ कि अब लोग जब जो कर्मचारी लगे, मोटर वाहन उपनिरीक्षक भर्ती के अलग जांच करेंगे, इन जो अलग अलग भर्तियां, स्टाफ एक है, वो एक स्टाफ कैसे सारी भर्तियों का एक साथ निस्तारण करे, कैसे करे? और देरी होने का कारण, परिणाम देरी जारी होने में देरी का कारण सबसे बड़ा यही है। तो स्टाफ की संख्या बढ़ाई जाए, यह निवेदन हम मुख्यमंत्री जी से करेंगे, जिससे भर्ती परीक्षा का परिणाम जारी हो। सूचना सहायक भर्ती के लिए मैं मिल के आया हूँ दोबारा, उन्होंने कहा कि देखो हम एग्जाम तो मई जून के बाद ही करवाएंगे, या मई जून में या मई जून के बाद ही होगी सूचना सहायक भर्ती की एग्जाम। तो अभी एग्जाम में समय है, तो हम लोग ये छोटे मोटे जैसे
वीडियो का प्रोविजनल है, पशुधन सहायक का जारी कर ही दिया। तो और जैसे रीट में भी कई समस्याओं को लेकर वो कर रहे हैं। तो सारी चीजें हैं कि बोले कि हम समस्याओं का हल कर रहे हैं, हमारे पास स्टाफ कम है, तो आप थोड़ा सा इंतजार करिए, इस महीने में विज्ञप्ति जारी कर देंगे। उन्होंने कहा इस महीने में सूचना सहायक भर्ती की विज्ञप्ति हम जारी कर देंगे। हमने आपको कहा था फर्स्ट या सेकंड वीक में सूचना सहायक भर्ती की विज्ञप्ति जारी हो जाएगी। अरे एक वीक ज्यादा लग जाए, थर्ड वीक में हो जाए तो विज्ञप्ति इस महीने में जारी कर देंगे, क्योंकि एग्जाम में समय लगेगा। तो उन्होंने बताया कि हाँ, और लोग भर्तियों को हम नहीं छोड़ सकते हैं, आप बता दीजिए हम सूचना सहायक भर्ती में लग जाएंगे, इन भर्तियों को छोड़ दें। कई चीजें उनकी समस्या महीने में समझिए, तो इस महीने में सूचना सहायक भर्ती की विज्ञप्ति जारी हो जाएगी। 2-4-5 दिन लेट हो जाए तो इस पर ध्यान नहीं देना, तैयारी आप जारी रखो। इस महीने में सूचना सहायक भर्ती की विज्ञप्ति जारी हो जाएगी। वही बेसिक कंप्यूटर अनुदेशक भर्ती परीक्षा का परिणाम कब जारी होगा, तो मैं आपको बता दूं, ये आने वाले वीक में स्थिति स्पष्ट हो जाएगी। जो इनके जो फॉर्म चेक हो रहे हैं, अभी तक पूरे चेक नहीं हो पाए। पूरे चेक होने के बाद जो प्रोविजनल जो जैसे इसमें सीनियर में सूची डाली थी, तो उसके बाद वो पता चलेगा कि कितने लोगों को लोग प्रोविजनल इसमें शामिल होंगे, क्या है, सारी स्थिति स्पष्ट आने वाले वीक में हो पाएगी। और परिणाम तो जनवरी में ही जारी होगा। तो आने वाले वीक में स्थिति स्पष्ट हो जाएगी कि बेसिक कंप्यूटर अनुदेशक भर्ती का परिणाम जनवरी के फर्स्ट वीक में होगा, सेकंड में होगा, थर्ड वीक में होगा। वो आने वाली वीक में स्थिति स्पष्ट हो पाएगी, जो मैं स्थिति आपको स्पष्ट कर दूंगा, आप लोगों को बता दूंगा। साथियों, एक 82 नंबर वाली जो बात है, मैं एक चीज बता रहा था कि मुझे एक लड़के ने मैसेज किया कि भैया 82 वाले नंबर का आप सपोर्ट नहीं कर रहे हो, आप जिंदा हो या मर गए। मुझे मैसेज कर रहा व्हाट्सएप पे कि आप मर गए या जिंदा हो, आप हमारी हेल्प क्यों नहीं कर रहे। हम जो रीट में 54.5% है, उन लोगों को सपोर्ट क्यों नहीं करे कि नॉर्मलाइजेशन की वजह से हमारे नंबर कम हो गए थे। ST, SC, OBC और EWS अभ्यर्थियों की ये समस्या है। ये मुझे मैसेज किया, शायद वो मेरा ये लाइव में देख रहा होगा। मुझे अफसोस हुआ कि ऐसे व्यक्ति जिनको बिना कहे, एक अभ्यर्थी मेरे पास आया था, एक, कि भैया हमारे हाईकोर्ट ने निर्णय दिया है हमारे पक्ष में और शामिल करने के लिए कहा है, आप मदद करिए। मैं खुद चेयरमैन महोदय कर्मचारी चयन बोर्ड के हरिप्रसाद शर्मा जी से मिला, फोन पे बात की, मैं मिला, उनको ज्ञापन दिया, माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के अधिकारियों से बात की, उनके सामने, अभ्यर्थियों के सामने, और अभ्यर्थियों की सीएमओ में सीएम जॉइंट सेक्रेटरी से मीटिंग करवाई। मैं खुद गया, मैं खुद ज्ञापन दे के आया, और मैंने बीकानेर निदेशालय के निदेशक महोदय जी से बात की, उस 15 तारीख की मीटिंग में बात रखी। यानी कि माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, कर्मचारी चयन बोर्ड, सीएमओ और शिक्षा विभाग, यानी कि चारों जगह मैंने बात की, चारों जगह ज्ञापन दिया, चारों जगह मैंने बात रखी। ये कहा कि इस पे जल्द उच्च स्तरीय फैसला लिया जाएगा। यानी कि ये मामला निदेशक महोदय जी ने कहा मेरे हाथ में नहीं है, मैं निर्णय नहीं लूंगा, ये तो उच्च स्तर का मामला, शासन का मामला। बोर्ड के चेयरमैन साहब, आज चेयरमैन साहब से मेरी बात हुई थी, चेयरमैन साहब खुद इस चीज को लेकर चिंतित है कि मुझे भर्ती परीक्षा समय पे करवानी है, यानी कि 26, 27, 28 फरवरी को मुझे एग्जाम करवानी है। लेकिन इस समस्याओं का हल हो, ये 40,000 या 50,000 कितने लोग इनको लिया जाएगा, नहीं लिया जाएगा, वो कह रहे कि इस समस्या का हल हो। मैंने कहा साहब आप बिठा लीजिए, 40-50,000 लोग ही तो हैं, बिठा लीजिए, मेन एग्जाम में ये बैठेंगे, जिसमें दम होगा वो पास हो जाएगा। क्योंकि अब मान लीजिए आप याचिकाकर्ताओं को बिठाओगे, मान लीजिए सपोज करो निर्णय ले सरकार के, हम याचिकाकर्ताओं को बिठाएंगे, तो ये लोग सारे लोग कोर्ट में जाएंगे, अरबों रुपए खर्च होंगे। याचिकाकर्ता कितने लोग, आप सभी को बिठा लीजिए, जो हाईकोर्ट का आदेश है उसको सबके लिए लागू करिए। मैंने बात मजबूती से रखी, लेकिन उसके बावजूद मुझे मैसेज करके कह रहे हैं कि आप मर गए या जिंदा हो यार। अरे भाई, चारों जगह मैंने आपकी बात रखी, आपके प्रतिनिधि मंडल को सीएमओ लेके गया, उनको मिलवाया है, और आपके प्रतिनिधि जो अभ्यर्थी है, पीड़ित अभ्यर्थियों के सामने मैंने बात की है। उसके बावजूद इतनी मैंने मदद कर दी। अब निर्णय शिक्षा विभाग के उच्च अधिकारी को लेना है। मैंने फिर आज सुबह मुख्यमंत्री जी के अधिकारियों को मैंने फोन किया, मैंने निवेदन किया साहब इस पर निर्णय करिए, तो उन्होंने कहा कि बात कर रहे हैं, क्योंकि SCS शिक्षा विभाग छुट्टी पे है, 25 तारीख को आ रहे हैं, लेकिन जो उनकी जगह अतिरिक्त प्रभार दिया गया है दिनेश कुमार जी को, उनसे भी चेयरमैन साहब ने बात की है। यानी कि अब इसमें निर्णय 1-2 दिन में होने वाला है। 82 जो 54% वाले मामले में 1-2 दिन में, यानी कि या तो कल तक हो जाएगा या अगले वीक में। शनिवार और संडे को कोई अधिकारी बैठते नहीं, कार्यालय नहीं खुलता, तो या तो
कल तक स्थिति स्पष्ट हो जाएगी इस महीने में। या चेयरमैन साहब ने आज कह रहे थे चेयरमैन साहब कि इसमें हम कोई रास्ता निकाल रहे हैं। कर्मचारी चयन बोर्ड के चेयरमैन साहब हरिप्रसाद शर्मा जी वो खुद कह रहे हैं कि हम कोई अगले वीक में इस पर निर्णय होगा, ज्यादा समय नहीं लगेगा। या तो आजकल में कुछ हो जाएगा ना, अगले वीक में 82 नंबर यानी कि शायद 54% वाले मामले में निर्णय हो जाएगा। आपके इंतजाम मैंने मेरी भी तरह से मदद कर दी, लेकिन मदद करने वालों के यार कम से कम आप जिनको आप वोट देते हैं, एमएलए हैं, सांसद हैं, मंत्री, उनको कहिए यार क्या हमारे साथ। मैं तो यार खुद चलकर खुद की गाड़ी का डीजल खर्च करके जाकर आपकी मदद कर रहा हूँ, बात कर रहा हूँ। मैं कर्मचारी चयन बोर्ड भी गया हूँ, सीएमओ भी गया हूँ, माध्यमिक शिक्षा बोर्ड भी बात की है, मैंने बीकानेर बात की, जितनी मदद लोग कह रहे थे। बेसिक के लिए मैं बोल चुका हूँ, कंप्यूटर अनुदेशक सीनियर बेसिक सबके लिए मैं बोल चुका हूँ, जो देखना चाहिए वो देख लेना। पशुधन सहायक वाला आ गया, मोटर वाहन उपनिरीक्षक वाला मैंने ट्वीट कर ही दिया था, अब वो आपने आज न्यूज़पेपर में देखा होगा। अब ये कमेटी बनी है, विभाग ने आदेश जारी किए हैं, वो आदेश मैंने ट्वीट किया है, मैंने अधिकारियों से बात की थी, क्योंकि मोटर वाहन उपनिरीक्षक वाले जो मामले में चेयरमैन साहब से जो अभ्यर्थी सुमित जहांगीर जो आए थे उसके साथ मुलाकात की थी ना, अभी जाके आए थे, तो चेयरमैन साहब ने कहा था कि आप विभाग में बात करो, तो मैंने विभाग के अधिकारियों से बात की, तो उसके बाद वो आदेश जारी हुआ है। अब आगे की प्रक्रिया शुरू हो रही है। सूचना सहायक के लिए मैंने बोल दिया, वीडियो प्रयोजन के लिए बोल दिया, पीटीआई के लिए बोल ही दिया। अब मैं धीरे धीरे क्या है कि मैं जयपुर की तरफ प्रस्थान हो रहा हूँ, तो आप लोगों से बात कर लेता हूँ, क्योंकि काफी लोग ट्विटर पर आपने देखा होगा कि रीट के पात्रता परीक्षा के बाद जो शिक्षक भर्ती होने वाली है, तो मैंने उसमें 40% की बाध्यता में राहत की मांग की थी। कई लोग करते गुणवत्ता के साथ खिलवाड़ है। अरे यार मैंने किसके लिए मांग की, सोचा आपने कभी? मेरे पास उन विधवाओं के फोन आते हैं, उन परित्यक्ता जो और विधवा, तलाकशुदा, दिव्यांग जन, इन सब के फोन आते हैं कि कम से कम हमें राहत मिले। आपको दुआ लगेगी, आप आपकी बहन है, आपसे हाथ जोड़ के निवेदन करती है। एक दिव्यांग अभ्यर्थी या एक विधवा बहन फोन करके कहे, शोभा देता है कि मुझे ये कहे कि हाथ जोड़ते हैं, यार मुझे नहीं लगता कोई ऐसा कहे, मुझे बुरा लगता है यार। मैंने कहा मैं हाथ जोड़ के आपसे निवेदन कर रहा हूँ, ऐसा मत बोलिए, मैं आपकी बात मजबूती से रखूंगा। मैंने रखा, आज उनको राहत मिल रही है बाध्यता में, क्योंकि पात्रता परीक्षा होगी, उसके बाद होने वाली शिक्षक भर्ती में कोई बाध्यता नहीं है। कट ऑफ में जिसके नंबर आ गया वो टीचर बन जाएगा। तो इसलिए मैंने राहत देने की मांग की थी। यार कम से कम ऐसे लोगों को तो सपोर्ट करो जिनके साथ भगवान ने ग्रंथ किया। तो इसमें चाहे वो दिव्यांगजन हो, चाहे स्पोर्ट्समैन हो, चाहे विधवा परित्यक्ता, इन सब के लिए राहत मिलेगी। एलडीसी वाली, चतुर्थ कर्मचारी वाली, सब चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी वाली मांग मैं उठा रहा हूँ लगातार, और इस भर्ती को भी निकलवाएंगे। एक रिकॉर्ड होगा कि पहली बार राजस्थान में भर्ती आ रही है और लड़ झगड़ के भर्ती निकलवा रहे हैं, संघर्ष करके निकलवा रहे हैं, और बजट में घोषणा होगी इसकी भी देखना। विशेष शिक्षकों में सेकंड ग्रेड के पद बढ़ाने वाले भी हम मांग कर रहे हैं। अध्यापक भर्ती में पदों की संख्या बढ़ाई जाए। उस दिन जो मीटिंग में सरप्लस है। अब कोई बता रहे एडिशनल वाला सुप्रीम कोर्ट में क्या है कि वो मामले का निस्तारण हो जाता है, उन्होंने कहा, तो फिर हम उस पर निस्तारण होने के बाद ही स्थिति स्पष्ट होगी पदों को लेकर। ये उन्होंने कहा। लेवल 2 में पद बढ़ाने की मांग हमने की थी पहले भी। एक्चुअली बताओ, पहले अचानक 6000 पद कम कर दिए, फिर हमने संघर्ष किया, 1500 पद बढ़े। अरे यार कुछ तो बढ़े, कम कर दिए, फिर ऐसे थोड़ी बढ़ते हैं, हर चीज के लिए संघर्ष करना पड़ता है। और भी हम संघर्ष करेंगे और पदों की संख्या बढ़ाई जाए। महात्मा गांधी इंग्लिश मीडियम स्कूलों में 10,000 पदों पर ये संविदा पे निकाल रहा है। उस दिन मीटिंग में ये कह रहे थे कि हमारे पास निर्देश संविदा के मिले हैं, लेकिन हम स्थायी भर्ती की मांग कर रहे हैं। हम तो स्थायी भर्ती की मांग कर रहे हैं, और मुख्यमंत्री जी से जब मुलाकात होगी तो यही कहेंगे साहब आप संविदा पे नहीं, स्थायी भर्ती पर जो महात्मा गांधी इंग्लिश मीडियम स्कूलों में 10,000 पदों पर स्थायी भर्ती निकाली जाए, इसकी हम मांग कर रहे हैं। कर्ची व्याख्या था कि सभी विषयों को शामिल किया जाएगा, ये मीटिंग में तय हो गया था। जिन लोगों ने एग्जाम दे दिए उनको किसी को बात नहीं किया जाए। कर दिया टच की गाड़ी को। फर्जी डिग्री, डिप्लोमा, दिव्यांग सर्टिफिकेट के लिए सख्त कानून बनाया जाए। साथियों, निदेशक महोदय जी ने कहा कि हम अलग से निर्देश भी जारी कर देंगे। जब भी दस्तावेज सत्यापन होंगे तो हम लोग विशेष मेडिकल टीम लगाकर, दिव्यांग कई लोग फर्जी है ना, वो सर्टिफिकेट ले आते, दिव्यांग सर्टिफिकेट, और जो वास्तव में जो वास्तविक पीड़ित दिव्यांग अभ्यर्थी उनके हक को वो छीन रहे हैं, खा रहे हैं। तो इसके लिए कहा कि हम लोग जब भी
काउंसलिंग होगी, दस्तावेज सत्यापन होंगे तो मेडिकल जांच करवाएंगे, ये उन्होंने विश्वास दिलाया है। सेकंड ग्रेड 2016 की जो पिकअप लिस्ट है, जैसे SST की आ गई थी, उसकी ज्वाइनिंग के लिए भी अभ्यर्थियों को कॉल मैसेज आ रहा है कि फॉर्म RPSC से बीकानेर नहीं भी जाएंगे, वो भी मैं बात करके भी छूंगा और जो बाकी विषय के लिए भी मैं प्रयास करूंगा। रीड 2016 के लिए उन्होंने मना कर दिया कि DOP ने मना कर दिया है। बजट में फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड और इन भर्तियों की घोषणा के लिए उन्होंने पदों की संख्या वो उन्होंने कहा कि दोबारा आपको बताएंगे। हम लोग सूचना मांग रहे हैं, फर्स्ट ग्रेड के कितने पद खाली रहेंगे इस वैकेंसी के बाद, सेकंड ग्रेड सारी चीजें हम सूचना मांग रहे हैं। तो हम कोशिश करेंगे कि इस बजट में फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड, थर्ड ग्रेड, PTI इन भर्तियों की घोषणा भी हो। ये चीजें हैं। मैं एक चीज और बता दूं, रेडियोग्राफर लैब टेक्नीशियन भर्ती की विज्ञप्ति जारी हो गई चिकित्सा विभाग में। देखिए मेरा तो मानना आज भी है, क्योंकि कई लोग बहुत खुश हो रहे हैं। मैं तो कह रहा हूं भाई, जब तक लिखित परीक्षा नहीं होगी तो मुझे नहीं लगता कि कोई पारदर्शिता रह पाएगी। काफी लोग बाहर से डिग्री और डिप्लोमा फर्जी लेके आएंगे और वो इतने परसेंटेज में ले आएंगे कि जो राजस्थान वाले पिछड़ जाएंगे, तो फिर क्या होगा। एग्जाम होती जिसमें दम होता, योग्य अभ्यर्थी होता, अंदर आ जाता। लेकिन आप एक पक्ष आता एग्जाम हो, एक पक्ष आता सीधी भर्ती हो। उपेन्द्र यादव एक के पक्ष में बोलेगा, दूसरा गाली देगा। इसलिए मैंने तो सोचा चलो आपस में आप ही लड़ो यार, मैं किसका पक्ष लूं। लेकिन मेरा व्यक्तिगत मानना है कि एग्जाम होनी चाहिए इसकी। नई कृषि परीक्षक LDC RS में पद बढ़ाने की सहमति बनी है। ECG SI CHO होगी, प्रोग्रामर, दंत चिकित्सक, नर्स ग्रेड, ये इन भर्तियों की लगातार हम मांग कर। नर्स ग्रेड क्या आएगी, पशुधन सहायक की मांग करें, OT टेक्नीशियन, स्टेनोग्राफर, APRO, PRO, जलदारी, सहायक कृषि अधिकारी, सैनिटरी, इन सारी भर्तियों की हम मांग कर रहे हैं। कॉलेज शिक्षा में PTI लाइब्रेरियन की बात करी है, जलदारी विभाग में भर्तियों की मांग करी है। तो इस पे अब दोबारा जो फाइनल मीटिंग होगी, कई भर्तियों की घोषणा उन्होंने ये कहा है। DOP की भी जो मीटिंग हुई, शिक्षा विभाग की तमाम मीटिंग में कई भर्तियों की जो नई हम मांग कर रहे हैं वो इस बजट में घोषणा हो जाएगी। शिक्षक भर्ती 2012 का अभी तक सुनवाई की तारीख नहीं आई। प्रयोगशाला सहायक की दूसरी सूची जारी होनी थी, कंप्लीट तैयारी है। मंत्री लेवल पर मामला अटका पड़ा। अभ्यर्थी अभी जयपुर में रुके, उनसे जाके मैं मिलूंगा। राजेंद्र और उनकी टीम जयपुर रुकी, उनसे जाके मैं मिलूंगा। मंत्री जी से भी मैं मुलाकात करूंगा। हाँ, एक महत्वपूर्ण मुद्दा जो लगातार हम लड़ाई लड़ रहे हैं, प्रदेश के बेरोजगार को प्राथमिकता दी जाए सरकारी और प्राइवेट नौकरी में, जिसकी लगातार हम प्रयास कर रहे हैं। लेकिन इसके लिए साथियों हम सबको मिलकर लड़ना होगा। कर रहे हैं हम प्रयास, मीडिया में भी अच्छी खबरें आ रही हैं। तो हम सबको एक तो बेरोजगार छात्र संघ आयोग के लिए और प्रदेश के बेरोजगार प्राथमिकता दी जाए, ये बड़े महत्वपूर्ण मुद्दे हैं जिसके लिए लगातार संघर्ष जारी कर रहे हैं। जारी है हमारा। बेरोजगारी भत्ते में इंटर्नशिप रद्द हो, ये भी हम लगातार मांग कर रहे हैं। CET से जूनियर अकाउंटेंट, LDC, पुलिस सबको बाहर करने की मांग मैं पहले भी कर रहा था, लेकिन DOP इसको मानने के लिए तैयार नहीं है। गलत बात है। OBC आरक्षण की विसंगतियां दूर होना कोई बड़ी चीज नहीं। जो नेता कह रहे हैं हमारी संघर्ष की जीत होगी, अरे तो पहले दिन से अधिकारी करने के लिए तैयार थे। 5 मई को हम मिले थे, वो कह रहे थे कि हम विसंगति को दूर कर देंगे। विसंगति तो दूर कर हो गया। हो गया शुरू। कई लोग मैसेज भेज रहे हैं, मैं देख लेता हूँ यार। तो साथियों, लगातार मैं आप लोगों से चर्चा कर रहा था। इनकी 26 तारीख को 12 बजे विद्युत भवन में टेक्निकल हेल्पर भर्ती के परिणाम, जूनियर असिस्टेंट की काउंसलिंग और ज्वाइनिंग, और कोई भी मुद्दा हो तो वो पूछे बिजली विभाग वाले। तो 26 तारीख को उनसे मुलाकात करूंगा और सुबह वीडियो भर्ती के जो चयनित अभ्यर्थी जिला आवंटन को लेकर उनसे मैं 9 बजे मिलूंगा। उसके बाद मंत्री जी से मुलाकात करेंगे और फिर RPSC की जो फर्स्ट ग्रेड के आंसर की हो और जो और कई मुद्दे हैं उनको लेकर अधिकारी से मुलाकात हम करेंगे सोमवार को। और फिर मंगलवार को 11 बजे यानी कि 27 दिसंबर को 11 बजे मैं राजस्थान बेरोजगार एकीकृत महासंघ कार्यालय पर लड़कों से मुलाकात करूंगा। जो लड़के मुलाकात करना चाहते हैं, कई बार मेरे पास कॉल और मैसेज बहुत आते हैं। तो जैसे मैं दिल्ली आया हुआ था, मैं फोन नहीं उठा पाता, कई लोग जवाब नहीं दे पाता। तो मैं कोशिश करता हूँ, मैं ऑफिस में मैं क्यों समय देता हूँ, क्यों ट्वीट करता हूँ, क्यों फेसबुक पे डालता हूँ कि मैं इतने तारीख को इतने बजे मिलूंगा, क्योंकि मैं आप लोगों की पीड़ा को समझ सकूँ। कोशिश करता हूँ, कई अभ्यर्थियों के तो साथ भी जाता हूँ
अधिकारियों से मिलता हूँ, जितनी कोशिश मुझसे होती है मैं करता हूँ, साथ जाकर अधिकारियों से मिलकर। तो मैं अब आप लोगों से 27 तारीख को 11 बजे मैं राजस्थान बेरोजगार एकीकृत महासंघ कार्यालय पे मिलूंगा। कई लोग पूछे एड्रेस का है, तो गूगल पे आप सर्च करोगे तो एड्रेस मिल जाएगी, लोकेशन आप लोगों को मिल जाएगी। एक चीज और देख लेता हूँ मैं, किसी ने मैसेज भेजा कि एक लड़के जो मैं अभी 82 नंबर वाली बात कर रहा था, तो कह रहे कि हम सब परेशान हैं, वो सबको उल्टा बोलता है। अब मैं फेसबुक पे एक बार कमेंट भी पढ़ लेता हूँ किसी का आए तो भाई। मेरा साथी रविंदर थोड़ा सा परेशान है, इसलिए परेशान हो गया कि थक गया, पकड़े हाथ में मोबाइल है इनके, और हम चलते चलते लाइव कर रहे हैं। मैं दिल्ली भी जाके आया हूँ, तो कुछ आप समझते हो कि मैं रुकने वाला नहीं है, कुछ ना कुछ। तो इंटरव्यू था मेरा राजस्थान तक पे, नोएडा में, वो इंटरव्यू देके आया हूँ मैं, और कुछ विशेष महत्वपूर्ण और थे मुद्दे, उनको लेकर मैं भी किसी का कोई मैसेज तो मैं अब देख रहा हूँ उस पर। 82 वाले मामले में बोल चुका हूँ। पीटीआई फाइनल रिजल्ट भैया जनवरी एंड या फरवरी में ही जारी होगा, जनवरी एंड या फरवरी में ही पीटीआई भर्ती का फाइनल परिणाम जारी आएगा। एलडीसी 2013 6000 पदों पर, ये बात भी मैं रखूंगा भैया। महेश बिश्नोई वनपाल का रिजल्ट थोड़ी देर में अपलोड हो जाएगा, आ गया आज वनपाल भर्ती का। फार्मासिस्ट भर्ती के लिए जो 2000 पदों पर एग्जाम की जो बात हुई थी, वो मैंने सीओ में अवगत करवा दिया है। जो समझौता हुआ था मैंने अवगत करवा दिया है कि जो 2000 पदों पर बाद में की वो बात जो उन्होंने समझौता किया वो मैंने बात रख दी है। आशुतोष तिवारी जी, अगले वीक में स्थिति स्पष्ट हो जाएगी। बीसीआई का परिणाम कब आएगा? फर्स्ट वीक में आएगा, सेकंड वीक में आएगा, थर्ड वीक में आएगा, आने वाली वीक में पता लग जाएगा। और परिणाम जल्द जारी हो। अटक गया क्या भैया? परिणाम जल्द जारी हो, अटक गया, इसमें दिखा नहीं था। परिणाम जल्द जारी हो बीसीआई का, तो मैं उसके लिए आप अगले वीक में रणनीति बनाएंगे। हम सब लोग तारीख फिक्स करेंगे, जनवरी में हम सब लोग जाके पूरा प्रयास करेंगे कि जल्द से जल्द बेसिक कंप्यूटर हम दे सका। प्रकाश जी, मैं निकल गया, अब तो राजस्थान में ही एंट्री हो चुका हूं मैं। ओपी गुजर भाई, कंप्यूटर अनुदेशक भर्ती के बारे में मैं बोल चुका हूं, और मैं अभी बेरोड से 19 किलोमीटर दूर हूं, क्योंकि अभी कुछ अभ्यर्थी प्रयोगशाला सहायक भर्ती के चिकित्सा विभाग वाले के अभ्यर्थी अधिकतर मुद्दों पे मैं चर्चा कर चुका हूं, और जल्द ही माननीय मुख्यमंत्री जी के प्रमुख सचिव साहब से मीटिंग होगी, और कोशिश करेंगे मुख्यमंत्री जी से भी हमारे प्रतिनिधि मंडल की मुलाकात हो, और जो तमाम जो मामले हैं, हमारे मुद्दे हैं, उन समस्याओं का हल हो। और बजट में चाहे वो चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी की हो, चाहे बड़े पदों पर एलडीसी हो, चाहे वो नई फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड, थर्ड ग्रेड हो, चाहे वो प्रयोगशाला सहायक हो, चाहे पीटीआई हो, लाइब्रेरियन हो, और चिकित्सा सहित तमाम विभागों में भर्तियों की घोषणा हो, वो भी हम प्रयास कर रहे हैं। और जो लंबित भर्तियां उनको भी जल्द से जल्द पूरी करवाने का प्रयास कर रहे हैं। तमाम मुद्दों को लेकर मुख्यमंत्री जी से मुलाकात भी करेंगे और अधिकारियों से वार्ता करेंगे। उम्मीद करते हैं कि ये वार्ता बेहतरीन हो। जितना मुझसे प्रयास हो रहा, मैं प्रयास कर रहा हूँ साथियों। और 9 फरवरी को पूरे राजस्थान में एक योजना है, न्याय एवं रोजगार 2 यात्रा, जो तमाम राजनीतिक पार्टियों को चुनौती देते हुए, क्योंकि साथियों हर बार क्या होता है कि हम लोग जाति और धर्म के नाम पे बढ़ जाते हैं। इस बार मैं चाहता हूँ ये चुनाव हो रोजगार और नौकरी के नाम पर। हम सब युवा आवाज बुलंद करेंगे कि हम युवा उसी के साथ जाएंगे जो नौकरी और रोजगार के लिए लड़ेगा। तो ये मुद्दा बनाकर मैं पूरे राजस्थान में यात्रा शुरू करूंगा। कौन से जिले में क्या वो अपडेट दे दूंगा, लेकिन मैं कोशिश करूंगा हर ग्राम पंचायत में, क्योंकि काफी लोग युवा सोशल मीडिया पे जुड़े हैं, वो कहते हैं कि मैं उनके बीच में आऊँ। तो कोशिश करूंगा, गाँव में आऊंगा तो आपके बीच में रहूंगा, आपके घर रहूंगा, आपके खाना खाऊंगा, वहीं रुकूंगा। कोशिश करूंगा हर ग्राम पंचायत पे पूछने की, यानी कि
करीब 7-8 महीने का ये दौरा रहेगा, ये यात्रा रहेगी, तो आपके बीच में आऊंगा। ये भी एक मांगों को पूरा करवाने की एक रणनीति का बड़ा हिस्सा होता है कि एक यात्रा, जैसे राहुल गांधी जी भारत जोड़ो यात्रा निकाल रहे हैं, तो अपनी ये युवाओं की यात्रा जो राजस्थान में महत्वपूर्ण इसलिए साबित होगी कि एक तो जो वर्तमान में जो सरकार ने वादे किए वो जल्द पूरे, बजट में अच्छी घोषणाएं हो, और फिर 2023 के लिए भी ये सारी राजनीतिक पार्टी एक रोड मैप तैयार करेगी। हाँ, कि युवा आंदोलित है, युवा अब जागृत हो चुके हैं, युवा अपने अधिकारों के लिए लड़ना सीख गए, और युवा का बड़ा रोल होगा। तो कहीं ना कहीं वो सबकी एक निगाह होगी कि युवाओं को वोट बैंक पर हम लोग कैसे काबू कर पाए। तो वो सब एजेंडा बनाएंगे रोजगार को लेकर, नौकरी को लेकर। तो मैं चाहता हूँ ये चुनाव हो जाति और धर्म से हटकर रोजगार को लेकर, और सारी राजनीतिक पार्टियों के एजेंडे में सबसे ज्यादा जो घोषणा पत्र में बेरोजगार की मांग शामिल हो कि हम ये कर रहे हैं, हम ये कर रहे हैं। फिर आप सब लोग देखेंगे कि क्या हमारे युवा हितैषी कौन सा राजनेता, कौन सी पार्टी, वो आप सब तय करोगे। लेकिन मैं चाहता हूँ ये न्याय एवं रोजगार दो यात्रा जो हम शुरू करेंगे 9 फरवरी से, मैं आप लोगों के बीच में आऊंगा। तो इस यात्रा के माध्यम से हमारी युवाओं का हमारा महत्व स्थापित हो, कि हर बार हमें फुटबॉल से मिल लेते, एक बार वो गोल कर देता, एक बार वो गोल कर देता, लेकिन हमारा महत्व स्थापित हो। कई बार आप नहीं देखते हो कि यार उस समाज ने कहा कि हम इस पार्टी को समर्थन देंगे, तो वो पार्टी कहती है कि हमारी सरकार आएगी, आपके लिए बोर्ड बना देंगे, आपके लिए ये छात्रवृत्ति दे देंगे, ये योजना दे देंगे। तो वो जिस प्रकार को घोषणा करते, क्यों? क्योंकि उनके पीछे वोट बैंक होता है, उनको पता है, उनकी एकजुटता होती है, उनकी ताकत होती है कि हाँ उन्होंने हम लोग इनके लिए करेंगे तो ये हमें समर्थन देंगे। तो ऐसे ही हमारी एकजुटता होगी, ताकत होगी, तो सब राजनीतिक पार्टियों को घोषणा करने के साथ साथ उनको धरातल पे काम करना पड़ेगा। हाँ, कि यूथ का वोट चाहिए तो हम लोग यूथ के लिए ये कर देंगे, बेरोजगार को प्राथमिकता दे देंगे, ये सारी कई चीजें हैं, उन लोगों को एहसास करवाएंगे अपनी ताकत में। इस यात्रा का उद्देश्य ये होगा। और साथियों, लगातार आप लोगों से मैं चर्चा कर रहा हूँ, जब भी मुख्यमंत्री प्रमुख सचिव साहब से मीटिंग का समय मिलेगा तो आप लोगों को मैं आपको बता दूंगा, जो अलग अलग भर्ती के 7 सदस्य जाएंगे। और मैं आपने देखा होगा कि देखिए हमारे आंदोलन की, हमारा संघर्ष का और भूपेन्द्र यादव की क्या विशेषता, आप देखना। क्योंकि विशेषता क्या है, कई लोग कहते हैं अब 20 हमारी 20 सूत्रीय मांग पत्र को लेकर 38 दिन तक आंदोलन हुआ, वहां 4 या 5 भर्ती के लोग थे, 6 के मान लो, 7 के मान लो, जो भर्तियों के लोग थे उनका प्रतिनिधि वार्ता में, चाहे मुख्यमंत्री जी से मुलाकात का समय हो, वार्ता का समय हो, या अधिकारियों से, वो जाते हैं, वो अपनी बात प्रत्यक्ष में रखते हैं, और उनका अधिकार भी है। मैं कहता हूं आपकी बात खुद रखो, और जो कुछ होता है उनके सामने होता है, जो भी बात, समझौता, वार्ता जो भी होता है वो खुद अभ्यर्थी करते हैं, भूपेन्द्र यादव नहीं करता, वो खुद करते हैं। ठीक है, धोखा उनके साथ होता है तो मेरे साथ भी होता है, काम होता है, खुशियां उनको मिलती है तो मुझे मिलती है, उनकी खुशी मेरी खुशी है। लेकिन जो और मांग रह जाती है, जिनका विश्वास मेरे ऊपर है, जो प्रतिनिधि के रूप में उस वार्ता में शामिल नहीं हो पाता, तो उनकी मांगों के लिए देखिए, मैंने कहा साहब ये लोग तो आ गए, ये लोग तो आगे, लेकिन और मांगों का जो अभ्यर्थी जो हमसे जुड़े हैं, उनका विश्वास है, उनका प्रतिनिधित्व मैं कर रहा हूं, उनकी मांग भी पूरी होनी चाहिए। तब यह तय हुआ था कि जो और मांगों से जुड़े विभागों की हम मीटिंग करवाएंगे, यानी कि अन्य जो मांगे थी, जो 7 प्रमुख रूप से जो शामिल लोग थे वो अपनी बात खुद रख गए, दोबारा उनको फिर मौका मिलेगा। लेकिन जो जिन भर्तियों के प्रतिनिधि वहां शामिल नहीं थे, उनकी मांग मैंने रखी। साथ मैंने कहा कि साहब कम से कम ये अभ्यर्थी भी अपनी बात रख सके, ये अभ्यर्थी भी अपनी बात रखे। तो उन्होंने कहा कि हम विभाग अनुसार, पहले चिकित्सा विभाग, फिर आपने कार्मिक विभाग, और फिर आपने शिक्षा विभाग, यानी कि तीनों विभागों से मीटिंग करवाई। तो मैंने कोशिश की इन तीनों विभागों की जो मीटिंग हुई, तो इनसे जुड़े अभ्यर्थियों को साथ ले जाकर उनकी बात अधिकारियों के सामने, इनके द्वारा, पीड़ित अभ्यर्थी के द्वारा अधिकारियों के सामने अपनी बात रखवानी, क्योंकि उसको भी लगे कि हाँ कोई है जो मेरी बात सीधे रखवाने की हिम्मत रखता है, मेरी पीड़ा पूछाने की हिम्मत रखता है, साथ बिठाकर हल करवाने की मैं कोशिश करता हूँ यार। ठीक है ना, वो लोग सवाल उठाए 20 मांग, तो 20 मांग गए, तो 20 मांगों को लेकर अलग अलग जो IAS अधिकारी, RS 5-5, 6-6, 7-7 RS अधिकारी भी, IAS अधिकारी बैठते हैं, उनके सामने कोशिश कर रहा हूँ, प्रयास कर रहा हूँ। और आप पता है कि अधिकतर प्रयास सफल भी होता है, कहीं असफल भी हो जाता है, मैं इंसान हूँ, लेकिन मेरे प्रयासों में कोई कमी हो तो बता दो। तो ये है, ये अलग पहचान है कि कोई व्यक्ति वहां मौजूद नहीं भी रहता है, तो जो मांग पत्र मांगों के लिए, उन बेरोजगारों के सपनों के लिए मैं लड़ता हूँ, मैं आवाज उठाता हूँ। और जब तक मैं, आपको पता है
2 बार मैं राजस्थान बेरोजगारी की मासल छोड़ चुका हूँ, कोई नया कोई अध्यक्ष आया नहीं, मजबूरी मुझे संभालना पड़ा। मैं पहले कह चुका था कि ये जो गुजरात दांडी यात्रा, ये आंदोलन मेरा अंतिम होगा, कि मैं ये आंदोलन अंतिम होगा कब तक मैं, लेकिन मैं ये चाहता हूँ कि जो ये 2023 के चुनाव हो वो रोजगार को लेकर, नौकरी लेकर है। और मैं चाहता हूँ कि हाँ, इस यात्रा के दबाव में एक ये मुद्दा बने, युवाओं के लिए महत्वपूर्ण ये घोषणा करे, युवाओं के लिए कुछ अच्छा हो। मेरा सपना यार, आज ये घोषणा कोई पार्टी कर देती है, ये दबाव में, यात्रा के दबाव में कह देती है कि राजस्थान के बेरोजगारों को प्राथमिकता दी जाएगी, 10 नंबर बोनस या कुछ भी, प्रतिवर्ष जो रिटायर्ड होगा हम भर्तियां निकालेंगे, कई कानून, कई चीजें, ये चीजें हो जाती तो यार मुझे भी सुकून होगा कि हाँ यार, मेरे संघर्ष में जब अध्यक्ष था तो मैंने ये किया। हालांकि आपको पता है, आज नहीं तो कल यात्रा के बाद ये तो निश्चित है, ये यात्रा मेरा अंतिम होगी। यात्रा में आपसे जो लोग नौकरी लगे, 2 लाख से ज्यादा कर्मचारी लगे, उनसे मुलाकात का मुझे मौका मिलेगा कि हाँ भाई, वो संघर्ष मेरे साथ नौकरी लगने के बाद नहीं मिल पाते, कई युवा, उनके परिवारजनों, कई लोगों का आशीर्वाद मिलेगा, प्यार मिलेगा, उनसे मिलूंगा। उसके बाद आपको पता है कि मैं अभी नया अध्यक्ष से, उसके बाद आपके सामने कोई भी, आप में से कोई भी आ सकता है, लेकिन ये मेरा सपना है कि इस बार चुनाव जो हो नौकरी और रोजगार के नाम पर जाति और धर्म से हटकर हो, और इस बार सभी राजनीतिक पार्टियां कहें कि हमारी सरकार को लेकर आए, हम आपके लिए करेंगे, हमारी पार्टी को लेकर हम आपके लिए करेंगे। वो खुद कहे, आपकी ताकत को पहचाने। युवाओं का एक महत्व स्थापित करना चाहता हूँ, कुछ कराना चाहता हूँ, और उसके बाद मैं भी अपने परिवार के साथ जीवन बिताना चाहता हूँ, क्योंकि फरवरी में 11 साल हो जाएंगे। बहुत संघर्ष आप लोगों के लिए किया है, सबसे ज्यादा जेल गया हूँ, सबसे ज्यादा लाठियां खाई, झूठे मुकदमे में क्या क्या पड़ताले सहन किए, सड़कों पे सोया हूँ यार, धक्के खाए पुलिस के, बहुत वो दर्द मैं जानता हूँ। शराबी और नशेड़ी के बीच में मुझे जेल में रखा गया है, क्या हालात बीती है मैं जानता हूँ, लेकिन खुशी इस बात की होती है कि मुझे राजस्थान के लाखों लोगों का प्यार मिलता है, उनके माँ बाप का आशीर्वाद मिलता है, बहुत कुछ। आज मेरे खिलाफ षड्यंत्र, हर षड्यंत्र विफल क्यों हो जाता है, क्योंकि उन गरीब माँ बाप का प्यार मिलता है जिनको आज उनके बेटा और बेटियों के संघर्ष से रोजगार मिला है। और जो अभी जिनकी आशाएं हैं, उनके माँ बाप कहते हैं कि एक बंदा है जो लड़ रहा है। आप सोचिए, मेरे माँ बाप परिवार है, उनको सबको छोड़कर मैं लगा रहता हूँ कि हाँ, मैं इस सिस्टम को सुधार पाऊँ। आप सोचिए, मैंने आके मीडियम बोला, सोशल मीडियम बोला कि मुझे जेल में 1 करोड़ की रिश्वत दी गई कि 2 दिन के अंदर आपको 1 करोड़ रुपए दे देंगे, केवल आपको फर्जीवाड़े के खिलाफ नहीं बोलना, पेपर माफियों के खिलाफ नहीं बोलना, आपको केवल चुप रहना है। 1 करोड़ रुपए, मैं सोचता यार 1 करोड़ तो बोलते यार, चलो 30 लाख रुपए की गाड़ी लेंगे, 85 लाख का फ्लैट लेंगे और आराम से मस्त रहेंगे, सोच सकता था, लेकिन नहीं। मैं ईमानदारी से कभी समझौता नहीं करूंगा। अभी षड्यंत्रवाद, झूठे मुकदमे में मुझे डाला गया, मैं बाहर क्यों आ गया, जांच की गई, मेरे घर पे कुछ नहीं मिला ज्ञापनों के अलावा, कुछ नहीं मिला, ज्ञापन मिले, मेरे अकाउंट में चेक किए गए कि 10 साल में 10 लाख का ट्रांजेक्शन नहीं मिला। पूरे राजस्थान में 6 दिन तक पूछा गया भूपेन्द्र यादव के खिलाफ कोई हो, कुछ नहीं मिला। जब मुझे आज मैं जेल से बाहर आया केवल ईमानदारी की वजह से, सच्चाई की वजह से, और मैं उन युवाओं के सपनों को नहीं तोड़ सकता, बेच सकता। 1 करोड़ क्या मुझे 1000 करोड़ दे दे तो न बिकने वाला हूं न झुकने वाला हूं। जब रक्षक ही बक्षक बन जाएगा तो क्या होगा इन नेताओं में और मेरे में अंतर क्या होगा, कोई अंतर नहीं होगा। इसलिए मैं अपने आप को नहीं, युवाओं के सपनों को नहीं बेच सकता। मैंने ठुकराया, उसको कहा, जेल के अंदर बोला मैंने कि आप मुझे 1 करोड़ क्या 10 करोड़ दे दिए, मैं बिकने वाला नहीं, मैं झुकने वाला। इसलिए साथियों, इस चीज से स्थिति स्पष्ट ये हुई कि जो जेल में मुझे रिश्वत दे रहे हैं वो कह रहे हम तो बाहर आ जाएंगे, यानी कि नेताओं से उनका गठजोड़ है, उनका व्यापार है, उद्योग है, कितना उनको हौसला उनको मिला हुआ है नेताओं से। तो इस गठजोड़ को मैं खत्म कर पाऊँ, लीक मुक्त राजस्थान बना पाऊँ, युवाओं को समय पर रोजगार दिला पाऊँ, ये मेरा सपना है। लड़ रहा हूँ आप लोगों के लिए। जो जिम्मेदारी MLA की, जो जिम्मेदारी विश्वविद्यालय है उनके अध्यक्ष की जो जिम्मेदारी थी, छात्र संघ अध्यक्ष उनकी जिम्मेदारी थी, सांसद की जिम्मेदारी थी, मंत्री जो नेताओं की जिम्मेदारी थी, वो जिम्मेदारी पहली बार राजस्थान बेरोजगारी की महासंघ मैं लड़ रहा हूँ, क्योंकि मैं किसान के बेटा हूँ, मैंने दर्द देखा है, मैंने आंसू देखे हैं, तो मैं उनकी पीड़ा जानता हूँ। इसलिए मैं
धक्के खा के, पुलिस के लाठियां खा के, जेल जाकर सब कुछ सहन करके मैं सड़कों पे फिर आता हूँ कि चल मेरे एक संघर्ष से किसी परिवार को खुशी तो मिलेगी। तो साथियों, लगातार मैं प्रयास कर रहा हूँ, संघर्ष कर रहा हूँ, वार्ता का कई जिन लोगों को परिणाम मिल जाता है वो खुशियाँ उनके घर में आ जाती है, जिनको नहीं मिलती, क्योंकि दुविधा ये भी है ना कि भर्तियाँ अनेक है, समस्या अनेक है, लड़ने वाला एक रुपया अकेला है। मेरी क्या दुश्मनी है यार, एक समय तो मैंने कांग्रेस को समर्थन दिया था, ऐसे भी दिग्गज जो पूर्व मंत्री है पीसीसी गोविंद डोटासरा जी है, मेरे ऑफिस भी आए थे, अच्छे संबंध थे, बहुत अच्छे संबंध थे, और भी कई मंत्रियों से अच्छे संबंध थे, सीएम साहब से भी अच्छे संबंध थे, कई आईएएस कई अधिकारियों से अच्छे संबंध थे। आप सब सोचिए, केवल आप लोगों के हितों की रक्षा के लिए, आपकी मांगों के लिए कि नहीं हो रहा, सरकार ने धोखा किया, मैं हर व्यक्ति से क्यों झगड़ रहा हूँ, क्यों व्यक्तिगत मैंने संबंध खराब किए, क्यों लड़ रहा हूँ, क्यों पेपर माफियों को अपना दुश्मन बनाया, आप लोगों के लिए आप सोचिए। नहीं तो मेरी किससे क्यों दुश्मनी होती है, क्यों मेरा व्यवहार बिगड़ता किसी से, केवल आप लोगों के लिए, आपके भविष्य के लिए, आपके सपने के लिए लड़ रहा हूँ। नहीं तो दुनिया यह है कि दुनिया जाइए बाहर में, मेरा मतलब साबित होना चाहिए, ऐसे लोग हैं इस दुनिया में, केवल युवाओं के नाम पर दो भाषण देते हैं, अच्छी अच्छी बातें करते हैं कि युवाओं के साथ है, विधानसभा में जोर से आवाज उठा लेते हैं कि देखो युवाओं के साथ ये हो गया वो हो गया। अरे यार, जब युवा सड़कों पे रहते हैं, जेल जाते हैं, दांडी यात्रा में सड़कों पे सो रहे थे, पेपर लीक हो रहे थे, रो रहे थे, तब ये नेता क्यों गायब हो जाते हैं, क्यों चुप हो जाते हैं, या एक दिन आते हैं दूसरे दिन गायब हो जाते हैं। आपने देखा पिछली सरकार थी, 5 साल में सड़कों पे रहा, ये सरकार है 4 साल कंप्लीट हो गई है, एक तरह से हो गई, तो मैं सड़कों पे लड़ रहा हूँ आप लोग। हाँ, मुझे पता है, मैं लाइव के अंतिम में ये कहूँगा, जिस प्रकार षड्यंत्र मुझे जेल में डाला गया, जो एफआईआर में चालान में नाम नहीं था, गाड़ी में हूँ, गाड़ी में हथियार रख दिया, गाड़ी में कुछ नशीली चीज रख दिया, या कुछ भी करके किसी प्रकार मुझे षड्यंत्र करके फंसा दिया गया, तो क्या होगा, कुछ भी कई चीजें सामने आती हैं, क्योंकि षड्यंत्र में कुछ भी हो सकता है। जो मेरे साथ घटना हुई, इसके बाद तो मुझे लगा कि षड्यंत्र कभी भी किसी सत्य में हो जाती, सत्य की जीत होती है। तो साथियों, आप लोगों से फिर मुलाकात करूंगा। आपका एक बार फिर बता दूं कि 26 तारीख को 12 बजे मैं विद्युत भवन में जाऊंगा, सुबह उससे पहले वीडियो के अभ्यर्थियों से मिलूंगा, और फिर 27 तारीख को 11 बजे मैं राजस्थान बेरोजगारी की मासिक कार्यालय पे आप सबसे मुलाकात करूंगा। धन्यवाद।